हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 क्लास 12 हिंदी मीडियम। भाई फटाफट से सभी के सभी कनेक्ट जाइए, क्योंकि यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो आज के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं सांतित्य और अवकलनीयता, और इसका हम कर रहे हैं गन शॉट। और इस गन शॉट में कि भाई इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि आज के इस सेशन के अंदर मात्र 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर पूरा फिनिश होने वाला है। यानी कि इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं कि ये आखिर चैप्टर है क्या है। यानी कि आपके रिवीजन के लिए भैया बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है ये, तो बिल्कुल नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए। आखिर तक बने रहिए, ये चैप्टर बिल्कुल बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा और फिर आप कहोगे सर ये भी आता है और वो भी आता है, सब कुछ आएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो भैया आखिर तक बने रहिए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर का नाम है सांतित्य तथा अवकलनीयता है, और इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर दो टॉपिक्स दिख रहे हैं। एक पहला टॉपिक आपके पास देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सांतित्य है यानी कॉन्टिन्यूटी है, दूसरा अवकलनीयता है यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, तो बिल्कुल नजर स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं सांतित्य की। सांतित्य होता क्या है, तो सांतित्य की बात की जाए जब भी कभी कोई भी फलन, जैसे कि मैं ग्राफ बनाकर आपको बताऊं, एक ग्राफ मैंने बनाया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। चलो ठीक है, एक्स हो गया वाई हो गया। अगर मैं इस पर ग्राफ बनाता हूं, कुछ ग्राफ ऐसे बनता जा रहा है। अब मुझे देखो क्या है, इस ग्राफ को बनाने के लिए जब मैं ये लाइन खींच रहा हूं, तो मुझे इसको यहां तक पहुंचाने के लिए, यहां से वहां तक पहुंचाने के लिए कहीं पर भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि ये बिल्कुल लगातार चलता हुआ जा रहा था, ये यहां से लगातार ही चलता हुआ जा रहा था यहां तक। और जब ये लगातार चलता हुआ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये लगातार है अर्थात कॉन्टिन्यूस है, यानी कि ये सांतित्य है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर ये फलन जो है वो सांतित्य हो रहा है, बिल्कुल भाई फलन सांतित्य हो रहा है। यहीं पर जैसे कि बात करूं कि अगर मैं किसी एक बिंदु पर चेक करूं, जैसे मैंने ए बिंदु पर चेक करना चाहा कि क्या ए बिंदु पर सांतित्य है, तो ए बिंदु पर जब मैं देखता हूं तो यहाँ ए बिंदु पर फलन क्या आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर ये फलन कुछ एफ ए आंसर दे रहा होगा। और यहाँ पर इस ए बिंदु के टाइम पे कहा जाए तो ये लाइन लगातार चल रही है, टूटी भी नहीं है, लगातार चल रही है, अर्थात ये फलन ए पर भी सांतित्य है। डन, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर मैं दूसरी बात करता हूं कि अगर मान लो कि यह लाइन जा तो रही थी लगातार, लेकिन यहां पर मैंने देखा कि इस पॉइंट पर कुछ ऐसा जा रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, तो ये आपके पास बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये ग्राफ यहाँ पर दो जगह बन रहा है, एक बार तो यहाँ बन रहा है और एक बार यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अर्थात हुआ क्या, देखो मैं ए पर कह रहा था तो ए पर ये लाइन सीधी लगातार जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बी की बात करता हूँ तो बी के लिए मैं यहाँ पर से लगातार लाइन पर जा रहा हूँ, लेकिन बी पर आती मेरे को पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, मैं ऊपर आकर फिर लग गया। मतलब यहाँ लगातार नहीं है, यहाँ पर ए, ये बी पर, ये बी की अगर बात की जाए, ये बी है आपके पास, ये बी की बात की जाए तो ये बी पर ये दो अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मतलब कि ये लगातार नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी कि सांतित्य नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो ये हमने ग्राफिकली समझा कि एक्चुअली होता क्या है, ये सांतित्य है क्या, इसको हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे की ओर और बात जानते हैं नेक्स्ट की बारी। भाई नेक्स्ट में क्या, तो यहाँ पर इस सांतित्य को हमें, जैसे कि मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन इसको सही तरीके से डिटेल में आपको क्वेश्चन पेपर में करना कैसे है, क्योंकि ऐसा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि ग्राफ आ जाएगा कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये आपको बताना है, तो नो, आपको लिखित रूप में पूरा करना पड़ेगा। और लिखित रूप में करते कैसे हैं तो उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं कि एक्चुअली होता क्या, फील कर पाओ कि भैया कॉन्टिन्यूस पढ़ क्या रहे हैं, ये भला क्या है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जैसे कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कहते हैं सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि भाई ए पॉजिटिव लिखा हुआ है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ए पॉजिटिव मतलब होता है ए से थोड़ा सा ज़्यादा। सर थोड़ा कितना होता है, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा, जो कि लगभग जीरो के बराबर होता है। यानी एच की जो मैं बात करूँ तो ये लगभग जीरो के बराबर होता है, जीरो के एकदम नज़दीक वाली वैल्यू, उसे एच कहा जाता है। ठीक है, अब ए से थोड़ा सा बड़ा अर्थात आप ऐसे कहोगे कि ये भैया ए प्लस एच है। वहीं दूसरी बात, अगर आपको ए माइनस दिखता है, इसका मतलब होता है ए से थोड़ा सा कम, यानी कि ये आपके पास जाएगा ए माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू ए। एक्स ए के बिल्कुल बराबर होता है, ये तो भाई बचपन से पढ़ रहे हैं, एक्स ए के बिल्कुल बराबर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपकी बात आती है एक्स टेंस टू ए। ये टेंस टू ए की बात की, तीर का निशान, तीर का निशान जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंस टू कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स टेंस टू ए मतलब एक्स ए के बिल्कुल नज़दीक जाते हुए, नज़दीक जाते हुए मतलब ए के बिल्कुल नज़दीक वाली वैल्यू को कहा जाएगा। अर्थात अगर मैं एक संख्या रेखा आपके सामने खींचता हूँ और मैं कहूँ कि यहाँ पर ए है, अब इसके नज़दीक वाली वैल्यू क्या होगी, तो इसके नज़दीक में एकदम नज़दीक पर आ जाओ। नज़दीक मतलब इसके जस्ट पीछे वाला हो जाएगा, या फिर इसके नज़दीक दूसरा वाला क्या आ रहा है, तो इसके नज़दीक दूसरा वाला जो आएगा जस्ट इसके आगे आ जाएगा। भाई ये दो बातें होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा
ये जस्ट इसके आगे हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे का मतलब क्या है, तो ये आपका होगा ए प्लस में एच होगा, और जो पीछे वाला है इसे क्या कहेंगे, तो ये ए से थोड़ा सा कम है, मतलब आप इसे ए माइनस एच कहोगे। तो ये जो ए प्लस एच और ए माइनस एच हो रहा है ना, इसको इंडिकेट करता है, इसको दर्शाता है ये टेंस टू, यानी एक्स टेंस टू ए का मतलब होता है एक्स के नज़दीक, ए के नज़दीक वाली वैल्यू, और नज़दीक क्या होता है, नज़दीक होता है ए माइनस एच होता है, ए प्लस एच होता है, मतलब ये उसकी बात कर रहा है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये बात भी क्लियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जब हम कभी भी किसी का लिमिट निकालते हैं, लिमिट दो प्रकार से आंसर आपको देता है, या फिर आंसर उसका स्थिर होगा या फिर अस्थिर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिमिट मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा एक्स टेंस टू ए लिखा, और यहाँ पर लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर लिखा। जैसे आप ए यहाँ रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी जीरो, यानी कोई एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जीरो, जो कि हमें पता है भैया जीरो आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पा रहे, निकाल पा रहे, आ रहा है जीरो। वैसे ही मैं यहाँ पर की बात करूँ कि अगर आपके पास आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए है, और आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और बटे में एक्स माइनस में ए आ रहा है। अगर मैं ए रखता हूँ यहाँ पर तो ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, मतलब जीरो बटा जीरो आ रहा है भाई, जीरो बटा जीरो आ रहा है। और ये क्या होता है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरो एक कम जीरो काट देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा एक पर, तो भैया जीरो दुनी जीरो भी होता है, जीरो तिया जीरो भी होता है, जीरो को चार से करोगे तब भी जीरो होगा। तो क्या लिखा जाए सर, समझ नहीं आ रहा, तो यही बात है भाई। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर ऊपर जीरो होता है तो इसका आंसर जीरो होता है, कभी भी अगर नीचे जीरो होता है तो इसका आंसर अनंत होता है। लेकिन भैया इसके पास तो दोनों ही जीरो हैं, ऊपर नीचे दोनों ही आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका ऊपर और नीचे दोनों ही जीरो आ जाए तो ना ही अनंत हो रहा है सही से, ना ही जीरो हो रहा है, यानी ये एक अस्थिर कंडीशन दिखा रहा है, तो इसे हम अस्थिर कहेंगे। यानी जीरो बटा जीरो कब होता है, अस्थिर कंडीशन को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आपका कोई एग्जैक्ट आंसर रहता है तो उसे स्थिर कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई, इसे स्थिर कहा जाता है। अच्छा, ये जीरो बाई जीरो जो है अस्थिर है, और भी कुछ है कि जो अस्थिर होते हैं, तो भाई हाँ, ये कुछ आपके पास दिख रहे हैं, जैसे जीरो बटा जीरो अनंत बटे अनंत है, अनंत माइनस अनंत, जीरो गुने अनंत, एक की घात अनंत, जीरो की घात जीरो, अनंत की घात जीरो, ये सभी के सभी आपके नॉन डिटरमिनेंट यानी कि अस्थिर वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन आपको इसने पर ध्यान नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस में ये दिखेगा, बाकी चीज़ें नहीं दिखेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। ये अपर लेवल पर जाएंगे, जब कभी पढ़ोगे अपर यानी कि जेई वगैरह की तैयारी करोगे तब आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पर कहीं बात करूँ कि जीरो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो साइन जीरो जीरो होता है बटे जीरो, या जीरो बटे जीरो होता है, लेकिन इसे सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जब हम फलन पहले पढ़ा करते थे, फलन के अंदर हम जब इसको जीरो रखेंगे तो ये आंसर कहते हैं ना आपका अस्थिर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर लिमिट इसी के अस्थिरता को ही के से भी आंसर को निकाल कर आपको देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर मैं जीरो रखता हूँ तो जीरो बटे जीरो आ रहा है, लेकिन रियलिटी में इसका आंसर एक होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये पूरा सिद्ध होता है इसका, ठीक है। जिनको मैंने और पिछले लेक्चर में, जैसे कि यूट्यूब पे मैंने जो पूरे बड़े लेक्चर लिए हैं उसमें सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, ठीक है। वो कंडीशन भी बताई है जो अस्थिर को स्थिर कर दिया जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है वो भी बताया। लेकिन फिलहाल आपको ये सभी फॉर्मूलेज याद रखने हैं, क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, ही ध्यान रखना। वहाँ कहीं सिद्ध करना नहीं आता, आपको सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लॉग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स एक होता है, ध्यान रखना। वैसे टेन एक्स बाई एक्स जो होता है ये भी एक होता है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटे में एक्स माइनस ए, ये भी आपका ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो होता है वो वन के बराबर होता है, और लॉग वन प्लस एक्स बाई में एक्स जो है ये भी वन के बराबर होता है। ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स जो है ये भी एल एन ए, एल एन मतलब लॉग ही होता है, तो लॉग ए के बराबर होता है, ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलेज आपको बता दिए, बढ़िया से फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूलोज का यूज़ होता है और आपको आने चाहिए, ठीक है डन। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे हमारे पास आता है सांतित्य। अब वापस सांतित्य पर आते हैं सर, ये वापस आगे सांतित्य पर। सांतित्य के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने पहले बताया ग्राफिकली कि सांतित्य होता कैसे, ठीक है। लेकिन जब मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली, इतनी चीज़ें बता दी आपको कि हाँ एच ए प्लस एच भी होता है, माइनस एच भी होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसका क्या यूज़ है, कैसे सांतित्य निकालते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुन लो बिल्कुल, ठीक है, कि अगर आपको सांतित्य निकालना है तो कोई भी फलन अगर आपको दिया हुआ है तो उस फलन के लिए भाई हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फलन आपके पास एफ एक्स है, इसमें एक्स बराबर ए पर सांतित्य है, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके पास एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, इस पर एफ एक्स को चेक किया जाए, और साथ में लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, इसको चेक किया जाए, और साथ में आप सिर्फ एफ ए लिख लेते हो। यानी कि अगर कभी भी भाई देख पा रहे हो, अगर कभी भी ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई तीनों चीजें
हाँ जी भाई, कभी भी अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और एफ ए तीनों ही बराबर हो जाते हैं तब फलन संतत होगा। ठीक है, तब यहां पर लिखोगे कि भाई जब ये होता है तब फंक्शन जो है x इक्वल टू ए पर संतत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको हम यहां पर इरेज ही कर देते हैं, नीचे हमने लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जब कभी ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है तभी हम कहते हैं फलन संतत होगा। ध्यान रखना, ठीक है, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इनमें से कोई एक भी बराबर ना रहा ना तो भी संतत नहीं होगा, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी फलन, जैसे कि मैं बात करूं एफ है और जी है, दो कोई फलन है, ठीक है, और ये दोनों फलन जो है वो किसी वास्तविक संख्या सी के लिए संतत है। मतलब क्वेश्चन में कहा है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि एक एफ है और एक जी है, दोनों ही के दोनों सी पर संतत तो हैं, आपको गिवन है। अगर दोनों के दोनों संतत हैं तब उस कंडीशन में उन दोनों को अगर आप जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, चार में से कुछ भी करते हो, जोड़ घटा गुना भाग उन दोनों फलनों का करोगे जो दोनों फलन पहले से संतत थे, उन दोनों संतत को जोड़ते हो या घटाते हो या गुणा करते हो या भाग करते हो, तो इन सभी कंडीशन में फलन संतत है, संतत है, संतत है, संतत है। बस भाग वाले में एक छोटा सा ध्यान आपको ये रखना होगा कि भाई ये जो नीचे आपको जी दिख रहा है ना, ये नीचे वाला फलन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो होता है तो अनंत हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट में कहा गया है नीचे वाला फलन जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसको कि हम यहाँ पर कर समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहना क्या जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि ये फलन संतत नहीं है। तो हम चेक करते हैं। चेक करने की बात करें तो यहाँ पर जब मैं हल पर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले निकाला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव निकाला। ए पॉजिटिव मतलब होता है ए से थोड़ा सा ज़्यादा, भाई थोड़ा सा ज़्यादा, यानी वो ए नहीं है, ए से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये ए क्या है, फिलहाल जीरो पर चेक करें। देखो जीरो कह रहा है तो जीरो पर चेक करेंगे। जीरो प्लस की बात कर रहा हूं तो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा मतलब जीरो नहीं है, जीरो होता तो वन आता, जीरो नहीं है मतलब कि ये वाला फलन आएगा, तो हम इस फलन को लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3। इस जीरो को उठाकर यहाँ पर रखेंगे और ये जीरो बाकी बचा 3, आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगर मैं इसमें लिख दूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स लिखूँ तो इस कंडीशन में भी वही चीज़ आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो आ ही रहे नेगेटिव में, और यहाँ पर सेम आएगा क्योंकि नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा कम, मतलब जीरो के बराबर तो नहीं है, और नहीं है बराबर मतलब ऊपर वाला फलन आप चुनोगे, तो ऊपर वाले को ही मैंने चुन लिया। ये आपके पास आ चुका है इस तरह से। अब मैंने जीरो रखा है यहाँ पर तो ये आंसर 3 ही दे रहा है। अरे वाह, दो चीज़ें बराबर हो गई, बिल्कुल हो गई। लेकिन जब मैं फाइनल थर्ड चीज़ चेक करता हूँ, यानी कि मैं सीधे रखूँ एफ के अंदर जीरो, यानी जीरो पर चेक करना है, जीरो के बराबर की बात की जाए तो जीरो के बराबर के लिए टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे जीरो रखो। तो जीरो रखते ही आप देख पा रहे हो जीरो पर आंसर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइनली क्या चीज़, भाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। ये दोनों तो बराबर है पर ये इसके बराबर नहीं आ रहा, और जब ये बराबर नहीं आ रहा तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि तब फलन x इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, फटाफट से थम्स अप कीजिए कि यस सर, मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके हो गया है। ठीक है, बिल्कुल डन डन डन, ओके, चलो भी बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक प्रश्न और है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। इस प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 पर, भाई 2 पर चेक करना है कि संतत है कि नहीं। अब 2 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर इसके हल पर भी जब मैं आता हूं तो यहाँ पर मैंने देखा लिमिट एक्स टेंस टू 2 लिखा है, ठीक है, और 2 नेगेटिव करेंगे, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा कम। 2 से कम कहाँ है, तो 2 से कम यहाँ पर दिख रहा है, एक्स का मान 2 से कम है, मतलब इस फलन को चुना जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव लिखा और उस पर की जगह पर 2x प्लस में 3 लिख दिया है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मैं जब 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 3 7 आपके पास आंसर आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये आ गया। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि अगर मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव लिख दूँ, ठीक है, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव लिखा है, और यहाँ पर 2 से बड़ा 2 एक्स माइनस में 3 है, जैसे 2 रखा 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 बचेगा तो ये 1 आ चुका है। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। अगर मैं एग्जैक्ट 2 रखता हूँ यानी कि 2 के बराबर, तो बराबर तो यही वाला था, देखो बराबर भी है, तो आप इसमें रख सकते हो, यानी 2 दूनी 4 प्लस में 3 यानी 7 आ रहा है।
यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये और ये बराबर है, लेकिन ये बीच वाला बराबर नहीं हो रहा। ठीक है भाई, बीच वाला बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब फलन जो है x बराबर 2 पर संतत नहीं है। भाई तीनों का बराबर होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों बराबर नहीं आए हैं, 2 बराबर है, 1 बराबर नहीं है, मतलब ये संतत नहीं है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, अगला कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सातत्य हमने फिनिश कर दिया है भैया, इसका मामला खत्म, सातत्य हो चुका है। अब इसके बाद हम चलते हैं अवकलनीयता के ऊपर। ये अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएशन की बात की, तो इसके अंदर हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, तो संयुक्त फलनों के अवकलज देखेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे अवकलज क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि भैया अवकलज कैसे कैसे कितने टाइप्स के फलन होते हैं, बहुत सारे फलन होते हैं, उन हर एक अलग अलग टाइप के फलन के अलग तरीके हैं अवकलज करने के, वो हम देखेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं संयुक्त फलनों के अवकलज करेंगे, अस्पष्ट फलनों के अवकलज करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज करेंगे, चरघातांक और लघुगण के फलन के बारे में बात करेंगे, इस लघुगण के अवकल की बात करेंगे, और फिर फलनों के प्रचलित रूपों के अवकलज की बात करेंगे, और द्वितीय कोटि के अवकलज करेंगे। इतने प्रकार के आपको फलन देखे जाएंगे और उन सभी के आपको अवकलज आने चाहिए, उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी फलन जब अवकलनीय तो होता है, तो अवकलज होने के लिए, कोई भी फलन के अवकलज होने के लिए उस कंडीशन पे आपको करना क्या होगा, कि उस फलन का आपका संतत होना जरूरी होता है। क्या भाई, फलन संतत भी होगा तब जाकर वो अवकलित होगा। फाइनली आपके अवकलज का फॉर्मूला ये होता है, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है जो कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा 11वीं कक्षा में किया था, ये बेसिक्स थे इसके। लेकिन इसी के आधार पर अब हमें उस प्रोसेस को न चलकर हमें क्या करना है, हमें इसके डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके और डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपका बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला ये होता है तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कभी भी कोई भी दो फलन जुड़े में हो, गुणा में हो या भाग में हो, ठीक है, जोड़ घटा गुना भाग सब कुछ की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर कोई भी फलन ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, इसका अवकलज किया जाए तो दोनों को अलग अलग अवकलज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात यहाँ पर है, दोनों को जोड़ करो चाहे घटा करो, ये दोनों को अलग अलग अवकलित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर गुणा की बात की जाए तो गुणे में क्या होता है, तो पहले का अवकलज दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का अवकलज पहला वाला सेम रह गया। ऐसे हम करते हैं गुणे का रूल, जिसे हम गुणनफल नियम भी कहते हैं या लेविनिज का नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें भाग की, बात करें भाग के लिए क्या करेंगे, तो पहले ऊपर वाले का अवकलज नीचे वाला एज इट इज, माइनस में नीचे का अवकलज ऊपर वाला सेम, बटे में नीचे वाले का वर्ग, ये आपका भाग का नियम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर, डन। तो ये कुछ फॉर्मूले ऐसे वाले हैं जिनको कि भाई आना तो अनिवार्य है एकदम। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलित है, याद रखना कोई भी फलन अगर सी पर अवकलित हो रखा है, कोई भी एक बिंदु पर वो अवकलित है, तो उस कंडीशन पे वह संतत भी होगा। अगर कोई भी फलन किसी एक बिंदु पर अवकलित हो पा रहा है, इसका मतलब वो संतत भी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अर्थात कहा जाए तो प्रत्येक अवकलित फलन जो होते हैं वो संतत भी होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे, ये सभी फॉर्मूलेज आपके किताब में भी लिखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, इन सभी फॉर्मूलों को आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि भैया अगर आपके पास ये वाले हथियार नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ोगे। तो भैया हथियार रखने अनिवार्य हैं। ठीक है, पहले हथियार रखने अनिवार्य है, फिर हथियार को चलाना आना चाहिए। यानी पहले इस फॉर्मूले को सही से रटो और फिर इस फॉर्मूले के बिहार पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तब आपको इन हथियार को चलाना भी आ जाएगा, ध्यान रखना, दोनों अनिवार्य हैं। तो पहले तो आपको ये सभी फॉर्मूले याद रखने होंगे। इसके बाद जैसे कि हम बात करें संयुक्त फलनों के अवकलज की बात करें, संयुक्त फलन कैसे होते हैं। संयुक्त फलन से तात्पर्य ये है कि ऐसे फलन जिसके एक के अंदर दूसरा भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, एक के अंदर यानी कि एक ही फलन में दूसरा फलन भी घुसा हुआ रहेगा। ओके, अब ऐसी कंडीशन को अवकलित कैसे किया जाएगा तो उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है, ये वाला प्रश्न देख रहे हो आप, भाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, यहाँ पर की बात करूँ, इसको मैं अवकलित करके दिखा दूँ और देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ y इक्वल टू में कितना है, तो साइन, भाई किसी को अगर इसका आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है कि सर आपके पहले प्रश्न का ये वाला आंसर है, ये कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, अगर जैसे कि देख पा रहा हूँ साइन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5 आपको देखने को मिल रहा है, इसको जब अवकलज करोगे एक्स के सापेक्ष तो आप करोगे dy/dx, और साइन का क्या होता है, तो भाई कॉस होता है। उसके बाद इस एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, पहले तो साइन का कॉस हो गया सेम टू सेम, फिर ये जो भी कोण है उसका अवकलज दोबारा होगा, ध्यान रखना, इसका अवकलज दोबारा होगा, ये भी ध्यान रखना। इसको अवकलित करेंगे तो इसका 2x आएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा 2x आ जाएगा, और साथ में कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस में 5 आपके सामने आ चुका है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। भाई ये आप सभी के सामने आ चुका है।
ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल क्लियर होता है भैया, बिल्कुल क्लियर होता है। इस प्रकार से कौन सा वाला आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये वाले मैं आंसर की बात करूं तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का अगर आप क्लच करोगे तो क्या, तो देख पा रहे हो y है, इसमें log और tan दोनों ही दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इसका आप क्लच करता हूं तो उस कंडीशन में आप देख पा रहे हो y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और log की बात करें तो 1 में tan x आएगा, और 10 का दोबारा होगा जो कि sec स्क्वायर x होता है। इतनी बात क्लियर, यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है sec स्क्वायर x बटे में tan x हो रहा है। ठीक है, एकदम डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, सेक्स स्क्वायर को 1 बटा कॉस स्क्वायर लिख दो, साइन 10 को साइन बटे कॉस लिखोगे, कॉस से कॉस कटेगा, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल ये इसका अवकलज हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ये अस्पष्ट फलन किस प्रकार के होते हैं वो भी देखते हैं। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे थे y के बराबर में कुछ भी था उसका अवकलज कर रहे थे, लेकिन अगर y भी घुस घुस के बैठा हुआ हो हर जगह, अर्थात कैसे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं y इक्वल टू साइन वाई प्लस में कॉस एक्स, यानी y तो सर एक्स की जगह घुस रहा है तो y तो हाँ ऐसा ही दिखेगा, तो इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसको कैसे हल करेंगे वो जानते हैं। इसके हल की बात करें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं y प्लस में साइन वाई इक्वल टू में कॉस एक्स है। ठीक है, इसको जब हम अवकलज करेंगे तो y का अवकलज होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, प्लस में साइन y का क्या हो जाएगा, तो ये कॉस y हो जाएगा, और y का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन। ठीक है भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉस का माइनस साइन एक्स हो चुका है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कॉमन लेकर मुझे क्या दिखा, तो ये दिखा 1 प्लस में कॉस एक्स वाई दिखा है, अब बराबर में माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को मैं रहने देता हूँ, मतलब कॉमन ले ही रखा है, इसको उठाकर नीचे भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और बटे में 1 प्लस कॉस वाई हो जाएगा। भाई ये आप सभी के सामने आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये आप सभी के सामने आंसर बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, डन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए आपको शुरू में जो फॉर्मूले बताए थे उसमें प्रतिलोम वाले फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा हट कर आते हैं। हट कर कैसे आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम देखा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका अगर मुझे अवकलज करना है तो कैसे करना है, तो डायरेक्ट साइन इनवर्स का मत लगाना फॉर्मूला, नहीं तो आप फंस जाओगे। इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको इसमें x की जगह पर कुछ पुट करना आना चाहिए। क्या पुट करा जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ये एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तब बन सकता है जब x की जगह 10 रखें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर में tan थीटा है, भाई ये चीज हमने मान लिया, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो भाई y इक्वल टू में साइन इनवर्स आएगा, और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं 2 tan थीटा, और बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। भाई इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं थीटा निकालता हूँ तो कितना आएगा, तो थीटा का मान 10 उस साइड जाएगा, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आएगा, भाई tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर की हम बात करें तो जैसे कि y हमें देखने को मिल रहा है, साइन इनवर्स हमें देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो बनेगा वो साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्या भाई, साइन 2 थीटा बन जाएगा। ओके, अब साइन से साइन खत्म होता है, बचेगा 2 थीटा, यानी कि y का मान कितना आ गया, तो y का मान 2 थीटा आ गया है, और y का मान 2 थीटा मतलब थीटा क्या है, तो tan इनवर्स एक्स है, तो 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। अब इसका अवकलज करना आसान हो चुका है। अब आप इसका अवकलज करोगे, कैसे करोगे, तो y का अवकलज होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, और 2 का 2 ही रहेगा, और tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये इसका आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 बटे में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। डन, एकदम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और आप इन्हीं के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू उसमें रख कर और आंसर निकाल पाओगे। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप देख सकते हो भाई एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा रख कर आप सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी के आपको दिए हुए हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे यूजफुल रहेंगे, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन में डिसाइड कर पाओगे कि क्या आप उसमें पुट करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है y इक्वल टू में cos इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सर इसके अंदर भी 2 tan थीटा पुट कर दो, तो भाई हाँ बिल्कुल कर देते हैं। भाई यहाँ पर भी x की जगह पर tan थीटा पुट किया, और थीटा का मान कितना आ रहा है, तो ये tan इनवर्स x आ रहा है। यहाँ पर जैसे क्या मैंने y cos इनवर्स है, और यहाँ पर 2 tan थीटा, और नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसके बाद जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा y cos इनवर्स आएगा, और ये बन जाएगा क्या भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सर ये तो साइन आ गया, कटेगा कैसे,
तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला 10वीं कक्षा वाला लगा दो, आ जाएगा, सब कुछ आएगा। यहाँ पर कि हम बात करते हैं y इक्वल टू में कॉस इनवर्स तो दिख रहा है, लेकिन इसी के साथ मैं साइन को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब कॉस से कॉस खत्म होता है, फाइनली आपके पास क्या बचा, तो y इक्वल टू में बचा है π/2 माइनस में 2 थीटा बच रहा है। इतनी बात क्लियर। अब इसको जब मैं देखता हूँ तो थीटा का मान हमें पता ही है, तो y इक्वल टू में π/2 लिखा, माइनस में 2 tan इनवर्स x लिख दिया। इसको जब आप कलच करेंगे तो ये आएगा dy/dx आएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो गया। इसकी बात करें तो 2 माइनस का वही रहेगा, 10 का हो जाएगा 1/1 + x²। तो ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, बिल्कुल डन डन डन। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें चर घातांक और लघु घातांक की बात की जाए, तो नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये आपको जो दिख रहा है y इक्वल टू 10 की पावर x वाला ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर दूसरी हम बात करें तो ये आपका log x का ग्राफ दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। तो वो पहले था, वो आपका जो वो एक 10 की पावर x का था, ये log x का था, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये log आया कहाँ से, log आने की बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके पास b की पावर y बराबर x है तो इसी को आप दूसरी भाषा में लिखते हो log, और बी एक्स इक्वल टू में वाई लिखते हो, ये याद रखना, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ है, इसी को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो इसे ही लॉग कहा जाता है, ध्यान रखना। तो फिलहाल हमने देखा लॉग एक्स का फॉर्मूला ग्राफ ऐसा बन रहा है, और जो दूसरा वाला ग्राफ था वो किसका था, तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपके पास ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, ये आपका लॉग एक्स का है, ये e की पावर x का है। दोनों ही आप एक बार देख सकते हो ध्यान से कि बीच में एक लाइन है y इक्वल टू x, इसी के जितना इधर है उतना इधर है, यानी कि बिल्कुल एक दर्पण में जो इमेज बनती है वैसी बन रही है, सेम टू सेम दिख रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। अर्थात मैं यहाँ पर बात करूँ कि log के अंदर अगर e आ जाए तो ये 1 होता है, ठीक है, या e की पावर log x आ जाए तो e से log कटता है और ये x बच जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे कट जाते हैं, ई से लॉग में क्या सीन होता है आपस में वो देख लेना, पे यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर की बात करें लॉग ए पी की बात की जाए, तो लॉग ए पी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए बेस है, बाद में पी है, तो इसको हम तोड़कर दो अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं, यानी पी बटे में ए कर सकते हैं, और बेस कोई भी अलग कॉन्स्टेंट रखा जा सकता है। फिर सबसे ज़्यादा पूछने वाले फॉर्मूले ये फॉर्मूले सबसे ज़्यादा पूछने वाले हैं। अर्थात आपको कभी भी दिखता है दो चीज़ें गुणा में दिख जाए, log p इंटू क्यू दिखे तो आप इसे log p प्लस log q कह सकते हो, यानी कोई भी दो log प्लस में है तो उसको हम गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई दो log माइनस में है तो उसको हम भाग में लिख सकते हैं, ओके। और अगर कभी भी आपके पास ऐसा दिख जाए कि log है और उसमें p की पावर n दिख रहा है तो इस n को आप आगे लिख सकते हो, तो n p log लिख सकते हो, n log p लिख सकते हो, ध्यान रखना। इस प्रकार से लिख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होता है। ये क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो 3 गुणे में है, सर गुणे वाला रूल कैसे करेंगे, तो गुणे का 2 तो पढ़ा था, 3 वाला कैसे करें। तो 3 वाले के लिए मैं बात बताऊँ कि आप इसको पहले तो y के बराबर लिख लो, y बराबर में cos x cos 2x और cos 3x लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है, यानी कि मैंने लिखा log y इक्वल टू में इधर भी log ले लिया। जब आप log लोगे तो ये तीनों गुणा में है, भाई तीनों क्या है, गुणे में है, और गुणे वाली चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी कि गुणे वाली चीज़ प्लस में हो जाती है, यानी कि हम इसको अगर log लेंगे तो ये आ जाएगा log cos x हो जाएगा, प्लस log में cos 2x हो जाएगा, और प्लस में log cos 3x हो जाएगा। इसको जब अवकलज करते हो तो ये 1/y आएगा, काहे मिट रहा है भाई, और ये 1/y dy/dx आएगा, और यहाँ पर की बात करते हैं 1 में cos x आएगा, और cos का क्या होता है तो वही माइनस साइन x होता है। यहाँ पर की बात की जाए तो ये क्या है, 1 में cos 2x आएगा, cos 2x का दोबारा करोगे तो माइनस साइन 2x आएगा, और 2x का दोबारा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर की बात किया तो ये माइनस में ही ये भी आएगा, क्योंकि भाई cos 3x नीचे आ रहा है, और cos का माइनस साइन x होता है तो माइनस लिख दिया, साइन 3x आ जाएगा, और 3x का दोबारा होगा तो 3 आ जाएगा, ये बात होगी। इस y को उठाकर इस साइड भेज दिया जाएगा तो फाइनली आपके पास आंसर जो आ रहा है dy/dx आ रहा है, और ये y इधर आके गुणा होगा, y का मान क्या है तो ये चीज़ थी, तो आपके पास आंसर आ चुका है cos x cos 2x और cos 3x, और ब्रैकेट में साइन बटे cos क्या होता है 10 होता है तो माइनस 10x आएगा, और ये माइनस 2 10x आएगा, 10 2x आएगा, फिर माइनस 3 10 3x आएगा। ये आपके सामने आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके, बिल्कुल डन डन है, ठीक है, एकदम क्लियर है।
चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये अपना है द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में बात करते हैं कि कोई भी अवकलज जो होता है उसको द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे किया जाए। देखो सिंगल अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो एक बार अवकलज कर रहे थे, तो वो एक कोटि का अवकलज था। द्वितीय कोटि से तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी फलन को 2 बार अवकलित कर देते हो तो उसे द्वितीय कोटि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बात करें, जैसे कि ये प्रश्न आपके पास है y = x³ tan x लिखा हुआ है, इसको द्वितीय कोटि का अवकलज, देखो द्वितीय कोटि का अवकलज को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके हल पर आता हूँ, कैसे हल होगा, कैसे निकलेगा। तो y = में x का क्यूब आ रहा है प्लस में tan x आ रहा है, इसको जो हमने अवकलज किया था x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये आएगा dy/dx, और ये इसका आ जाएगा भाई 3x का स्क्वायर आएगा। अब प्लस में 10 का क्या होता है, तो 10 का हो जाता है आपके पास अवकलज sec² x हो जाता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय कोटि का अवकलज करेंगे तो ये आएगा d² y आएगा और dx का स्क्वायर होगा, यानी उसको 2 बार अवकलित कर रहे हैं x के दोबारा सापेक्ष में, यानी डबल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर की बात की इसका अवकलज करेंगे तो ये 6x आएगा, प्लस में sec² के अवकलज की बात करें तो पहले तो स्क्वायर का होगा तो भाई 2 sec x होगा, फिर उसके बाद sec का दोबारा होगा तो जो कि होता है sec x tan x होता है, वही आ गया। इसको मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो ये दिख रहा है 6x प्लस में 2 sec² x और tan x। भाई ये बात क्लियर होती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, d² y में dx का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, बिल्कुल डन है। फटाफट से बताइए कि यस सर मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज के सेशन को भी हम फिनिश करते हैं, जिसके अंदर हमने इस अवकलनीयता यानी सांतत्य तथा अवकलनीयता इन दोनों को एकदम खत्म कर दिया है, सभी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, यानी कि किसी को भी अगर रिवाइज करना है तो बढ़िया से रिवाइज हो चुका होगा, ओके। और बाकी इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए, वो भी फटाफट से इस चैप्टर को फुल्ली रिवाइज कर पाएँ। तो इसी के साथ मिलते हैं, फिनिश करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ, जुड़े रहिए एकदम, ओके बाय, थैंक यू।